वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 19th फ्लोर का 5वां पार्ट। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मिनी ने लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना फोन खोला था, मगर उसके फोन में अचानक से 19th फ्लोर का काउंटडाउन शुरू हो गया था। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर में मिनी भी खुद को एक अजीब सी लिफ्ट में पाती है जिसमें सिर्फ 19th फ्लोर का ही बटन होता है। जब वो उसको दबाती है तो एक मेले के ग्राउंड में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जहाँ पे उसको पहले से मैक्स, सैम, येंग, कैटी, अंकल लिन और सीना वगैरह दिखाई देते हैं। मैक्स उनको यहाँ की रियलिटी समझाने की कोशिश करता है, तो उसकी बातों को मिनी पहले तो मजाक में लेती है और उसके सर पे भी मार देती है। फिर कहती वाओ, ये सपना तो बिल्कुल रियल लग रहा है। तब येंग बताता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि गेम है। तुमने टाइनजी का वीआर हेडसेट लगाया था ना? वो कहती हाँ, आज दोपहर में लगाया था। पर तुम्हें कैसे पता? तब वो बताता है कि हम सबने भी लगाया था। ये गेम सच में बहुत ही खतरनाक है, तुम जरा संभाल कर खेलना। तभी कैटी कहती है कि और जो जो हम करें तुम भी वो सब करना। इस पे मिनी मन ही मन कहती है कि ये तो यहाँ भी अपनी धमक चला रही है, क्योंकि दोस्तों इनमें अच्छी बातें मतलब इनकी बनती नहीं आपस में। अब ये सभी जाते हैं एक बड़े से सर्कस के टेंट में, जहाँ पे एक विशालकाय सा लकड़ी का पुतला खड़ा होता है कि आप सभी का हैप्पी वर्ल्ड में स्वागत है। आप सभी आगे बढ़िए और सेंट्रल कार्ड बॉक्स के सामने खड़े हो जाइए। एक प्लेयर एक ही कार्ड उठा सकता है। इन सभी के सामने दोस्तों एक एक कार्ड फेंके जाते हैं, वो भी उल्टे, जिसको सीधे करने पे इन्हें अपने कार्ड पे एक एक नंबर देखने को मिलता है 1 से 7 के बीच। और यहाँ पे 7 केज भी हैं, यानी बड़े से लोहे और कांच के बने हुए पिंजरे। जिनके पास जिस नंबर का कार्ड होता है उसे उसी केज में जाना पड़ जाता है। अब मैक्स को मिला होता है 1 का, लिन को मिला होता है नंबर 2, मिनी को नंबर 3, सैम को 4, कैटी को 5, सीना को 6 और यंग को 7। मिनी को तो समझ ही नहीं आता कि अगर ये सपना नहीं है तो ये लोग गेम में इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या ही हो जाएगा हारने पे? पर दोस्तों अभी गेम के बीच में किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरी स्टोरी मिनी को बताए। वो बस उसको सेफली ये गेम खेलने को कह देते हैं कि अपनी जान बचा के रखना। तो केज के अंदर मैक्स देखता है एक छोटी सी टॉय ट्रेन और रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है। वो इसी बारे में अपने बगल में येंग से पूछता है, क्योंकि उसके बगल वाले केज में येंग होता है। लेकिन पूछेगा कैसे? कांच का केज होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर जाती नहीं, यानी ये आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते। इन्हें बस इशारे में ही एक दूसरे को अपनी बात समझानी होगी। तभी सभी के केज के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि इस गेम का नाम है ब्लू मी अप। ये जो टॉय ट्रेन है छोटी सी, उसमें बॉम्ब है। ट्रेन अपने आप चलती रहेगी और जैसे उसका टाइम खत्म हो जाएगा वो जिस भी केज में होगी वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा और वो प्लेयर एलिमिनेट। मैक्स का केज क्योंकि नंबर 1 है दोस्तों, इसीलिए उसी के केज में ट्रेन होती है। टाइम 3 मिनट का होता है और जैसे गेम शुरू होता है ना, मैक्स ट्रेन की चाबी भरना शुरू कर देता है और फिर उसको ट्रैक पे रख देता है, जो कि जाकर रुकती है सीधे अंकल लिन के केज में। वही टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो भी ट्रेन की चाबी भरते हैं और छोड़ देते हैं। वहीं सैम और कैटी इशारों में बात करके हिसाब लगा रहे होते हैं कि टॉय ट्रेन का टाइम आखिर कहाँ पे खत्म होगा, कैसे होगा। ये मतलब काफी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि किस तरह हम बच पाएंगे। उधर अंकल लिन ट्रेन में चाबी भर के ट्रैक पे रख देते हैं दोस्तों, तो वो टॉय ट्रेन फिर मिनी के केज में जाके रुक जाती है। अब मिनी को तो यकीन होता ही नहीं कि इतनी छोटी सी ट्रेन में बॉम्ब हो सकता है। जरूर ये डराने के लिए ऐसा कह रहे होंगे, ये वो सोच लेती है। फिर भी ये गेम है तो वो भी ट्रेन को उठाकर चाबी भर के उसे वापस रख देती है, जिससे ट्रेन फिर से चल पड़ती है और जाकर रुक जाती है सैम के केज में। सैम भी चाबी भर के ट्रेन को वापस ट्रैक पे रख देता है। इसके बाद थी बारी कैटी की, पर तभी उसकी नजर पड़ती है कि मेरे बाद तो सीना की बारी है और वो अपने दिल पे एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से टाइम को कैलकुलेट कर रही है। जिस तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, उसी तरह से वो अपनी हार्ट बीट को आराम आराम से 1 मिनट में 60 बार धड़क कर टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसमें उसका तलवारबाजी स्पोर्ट्स का माइंडसेट काम आ रहा है दोस्तों। पर इन्हें नहीं पता था ना कि ये चाहे जितनी भी कैलकुलेशन क्यों ना कर ले, इस गेम को ये नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसे कैटी चाबी भर के ट्रेन को छोड़ती है, ट्रेन सीना के केज की ओर जा रही होती है और तभी विशाल का एक कठपुतली कहता है कि बाउंस बैक। उस वक्त टॉय ट्रेन दोस्तों कैटी और सीना के केज के ठीक बीच में थी। वहाँ पे एक छोटी सी कठपुतली भी थी वैसे। वहीं पे बाउंस बैक होता है और ट्रेन अपने ट्रैक से थोड़ी ऊपर आकर घूम जाती है और वापस से कैटी के केज की ओर चली जाती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। किसी को समझ नहीं आता कि ये घूमी कैसे। वहीं कैटी चाबी भर के ट्रेन को ट्रैक पे रख देती है, जिससे ट्रेन फिर से चल जाती है सैम के पास, फिर मिनी के पास और फिर अंकल लिन के पास और उसके बाद मैक्स के पास। तो इस दरमियान दोस्तों कैटी और सैम को समझ आ जाता है ये गेम, इस गेम का नाम था ब्लू मी अप। यानी इसमें जहाँ पे बाउंस बैक हुआ था वहाँ पे एक छोटी सी कठपुतली थी, तो ट्रेन को वहीं पे ब्लास्ट होना था ताकि कठपुतली मारी जाए और प्लेयर्स बच जाए। अब सभी ने अभी तक सही से चाबी भरी थी दोस्तों। अगर ऐसा चलता रहता तो मैक्स के बाद ट्रेन जाती येंग के पास और फिर सीना के पास और आखिर में बाउंस बैक वाली जगह पे जाकर टाइम खत्म हो जाता। पर ये बात मैक्स को पता नहीं थी। वो टाइम खत्म होते देखकर काफी घबरा जाता है और चाबी भर के
जब वो ट्रेन को वापस ट्रैक पे रखने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से ट्रेन छूट जाती है और फिर से सही से ट्रेन को ट्रैक पे रखने में वो काफी टाइम ले लेता है, जिससे दोस्तों टाइम बर्बाद हो गया था। और जैसे ही ट्रेन येंग के केज में पहुंच जाती है तो उसके पास थोड़ा सा वक्त होता है, मगर वो जान गया था कि आगे 7th प्लेयर का केज है और उतना टाइम बचा नहीं है कि वो चाबी भर के अपने केज से ट्रेन को बाहर निकाल पाएगी। इसलिए उसे बचाने के लिए दोस्तों येंग क्या करता है पता है, वो ट्रेन में चाबी भरता ही नहीं है, उसे अपने पास रख लेता है, जिससे जल्द ही टाइम अप होता है और सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि येंग तो अब कोमा में चला जाएगा। पर जब ये देखते हैं तो हॉर्न ब्लो होकर कन्फेटी वगैरह हवा में उड़ रही है, तो येंग भी हंसने लगता है कि चलो मैं बच गया अब। पर ये खुशी चंद लम्हों की थी दोस्तों, क्योंकि येंग का केज जमीन के अंदर घुस जाता है और तब बाकी लोगों का केज अपने आप खुल जाता है, उसका दरवाजा मतलब, जिससे वो येंग के केज के पास जाकर रोने लग जाते हैं। मैक्स और सिना तो उस केज को वापस ऊपर खींचने की भी कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद तो सिना मैक्स से लड़ने लग जाती है कि तुमने चाबी भरने में बड़ी लेट करी, इसीलिए येंग चला गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मैक्स उसको भी बताता है कि तुम छोटी बच्ची हो क्या, अरे बुद्धू, तुम्हें बचाने के लिए येंग ने अपनी कुर्बानी दे दी और तुम मुझसे लड़ रही हो। अगर वो चाहता तो ट्रेन को तुम्हारे केज में भेज सकता था, मगर उसने चाबी भरी नहीं। और तब कैटी इनको लड़ने से मना करती है, बताती है ये गेम बहुत ही सिंपल है, अगर हम एक दूसरे पे भरोसा करके बिना टाइम गवाए चाबी भरते तो इस छोटी सी कठपुतली के पास होता ब्लास्ट और हम सारे बच जाते। कैटी अभी इनको समझाई रही होती है कि तभी इनको राउंड 2 के लिए फिर से सर्कल में खड़े होने को कहा जाता है और इनके पास फिर से कार्ड्स आते हैं। इस बार नंबर 1 मिला था कैटी को, 2 सिना को, 3 मिनी को, 4 लिन को और 5th मैक्स को और 6ठा सैम को। और इतने में वो 7th केज भी ऊपर आ जाता है, पर इस बार उसमें येंग नहीं बल्कि एक कठपुतली है। और इसके बाद विशाल का एक कठपुतली बताता है कि अगर इस बार तुमने मुझे मार दिया तो ये गेम तुम लोग जीत जाओगे। पहले राउंड में जो प्लेयर एलिमिनेट हुआ था वो भी सही सलामत वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इस बार भी तुम में से कोई एक एलिमिनेट होता है तो फिर तुम्हारा केज भी अंदर चला जाएगा। और इसके बाद दोनों एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को फाइनल एलिमिनेशन के लिए कम्पीट करना होगा और बाकी ऊपर के कई सारे प्लेयर्स इस गेम को पास कर जाएंगे। उसमें जो जीतेगा उसकी वजह से बाकी ऊपर के सारे प्लेयर्स इस गेम को पास कर पाएंगे। तो जब ये बात सारे लोगों को पता चलती है तो ये थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो हमारा येंग मरा नहीं है, उसे हम अभी भी बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 2nd राउंड का गेम होता है शुरू। 7th केज से ही ट्रेन अपने आप स्टार्ट होती है और जाकर रुक जाती कैटी के केज में। इस बार भी ये लोग अपना खुद कैलकुलेशन बैठाते हैं कि अगर ट्रेन एक केज में 10 सेकंड्स का टाइम ले रही है तो 40 सेकंड्स में ये सीना तक पहुंच जाएगी, 100 सेकंड्स में ये 7th केज तक पहुंच जाएगी। पर दोस्तों इस बार भी इनका ये कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है कि पहले तो सिना को येंग की याद आने लग जाती है और उसकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पे रहता ही नहीं पूरा। ऊपर से क्या हो रहा था कि ट्रेन की स्पीड भी बीच बीच में स्लो और फास्ट होती रहती थी, जिससे आखिर में ये होता है कि मैक्स के केज में जाकर ट्रेन रुक जाती है और अब टाइम बहुत ही कम बचा होता है। अगर वो चाबी भरता तो सैम के केज में जाकर ही ट्रेन का टाइम अप हो जाता, जिससे सैम एलिमिनेट हो जाता। इसीलिए मैक्स दोस्तों चाबी भरता ही नहीं, वो सोचता है कि मैं खुद एलिमिनेट हो जाऊंगा और नीचे जाकर येंग को बचाऊंगा। तो टाइम अब होते ही दोस्तों हॉर्न ब्लो होता है और फिर कन्फेटी हवा में बिखर जाते हैं। इसके बाद मैक्स का भी केज नीचे चला जाता है। बाकी लोग फिर से अपसेट होते हैं। कैटी कहती है अब येंग और मैक्स में से कोई एक ही वापस आ पाएगा। मैक्स गया तो है येंग को बचाने के लिए, लेकिन जब बात अपनी जान पे आएगी तो क्या मैक्स अपनी कुर्बानी दे पाएगा? देखते हैं क्या होता है। उधर दोस्तों जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाता है। वो एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म की एक साइड पे वॉल होती है, दूसरी साइड में अंधेरा, शायद वहाँ पे खाई है। अब उस खाई को देखकर ही मैक्स के डर के मारे हालत खराब हो जाती है, पर जब वो अपने सामने येंग को खड़ा देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि भाई घबराना मत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ चुका हूँ और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और तभी इन्हें फिनिश लाइन को पार करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे रहता है मगर वॉल पीछे की ओर जाने लग जाती है और दूर में दोस्तों इनको एक दरवाजा दिख रहा होता है, वही इनकी फिनिश लाइन है। अब फिनिश लाइन तो ज्यादा दूर नहीं रहती, इसीलिए ये दोनों पैदल ही जाते हैं कि धीरे धीरे पार कर लेंगे। पर इनको समझ में आ जाता है कि काफी देर तक पैदल चलकर फिनिश लाइन अभी उतनी ही दूरी पे है, यानी कि एक तरफ से भ्रम हो रहा है इनको, वो दिखने में नजदीक लग रही है लेकिन बहुत दूर है। इसीलिए ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। ये अपनी जी जान लगाकर दौड़ते हैं मगर फिर भी कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। फिनिश लाइन अभी भी काफी दूर होती है, जिससे होता यह है कि येंग तो थोड़ा थक जाता है और वहीं रुक जाता है, जबकि मैक्स अभी भी दौड़ते जा रहा होता है। तब येंग उसको भी आवाज देता है और कहता है कि भाई तुम तो गलत भाग रहे हो, देखो फिनिश लाइन तो थोड़ी नजदीक है मगर ये तो तब हुआ जब मैंने दौड़ना बंद किया, लगता है हमें आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जाना है, तो ये फिनिश लाइन खुद ब खुद हमारे पास आएगी, ऐसा हो रहा है। ये जानकर दोनों खुश हो जाते हैं और साथ ही में पीछे की ओर चलने लग जाते हैं दोस्तों। पर काफी पीछे तक पीछे चलने के बाद भी मैक्स को वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो रुक जाता है, जबकि येंग अभी भी पीछे की ओर जा रहा था। जब मैक्स रुकता है तब उसे फिनिश लाइन अपनी ओर आते हुए दिखाई देती है, जिससे दोस्तों मैक्स को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यानी इसमें ना तो दोनों को आगे जाना है
और ना ही दोनों को पीछे जाना है, बल्कि ये गेम इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर जीत सकता है। इन दोनों में से किसी एक को आगे की ओर जाना होगा और दूसरे को पीछे की ओर, तभी फिनिश लाइन नजदीक आएगी। तो बहुत डरते हुए दोस्तों ये बात जब मैक्स येंग को बताता है तो वो भी घबरा जाता है कि यार ये तो गलत है। ऊपर से हर थोड़ी देर में जो बॉल है ना वो प्लेटफॉर्म की ओर खिसकती जा रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म की चौड़ाई छोटी होती जा रही थी। अब दिक्कत ये थी कि अगर जल्दी से इन्होंने गेम नहीं जीता तो दोनों की खाई में जाकर मौत हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैक्स येंग को आगे की ओर भागने को कह देता है, पर वो नहीं मानता। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो मैक्स उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हें बचाने ही आया हूँ, मुझे मेरा काम करने दो येंग। पर येंग नहीं मान रहा होता है दोस्तों, और तब मैक्स उसको पीट भी देता है और अपनी ओर आने को मना करता है। वो कहता है देखो अगर तुम मेरी दिशा में आए ना तो मैं यहीं पे तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे। देखो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर हाँ मेरा दोस्त है जॉय जो कि कोमा में है। मेरे बाद तुम्हें उसका और उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखना होगा भाई। ये कहकर वो येंग को गिरा देता है और खुद पूरी जी जान लगाकर पीछे की ओर दौड़ने लग जाता है। हालांकि येंग भी इतना समझने के बावजूद मैक्स की ओर ही भाग रहा होता है, यानी कि पीछे तक, ताकि मैक्स एलिमिनेट ना हो। मगर क्योंकि वो थक चुका था इसलिए मैक्स की स्पीड को मैच नहीं कर पाता, जिससे होता ही है जल्दी फिनिश लाइन खुद ब खुद येंग की ओर आ जाती है और वो तो वहां से निकल जाता है, जबकि वॉल अब पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को कवर कर लेती है, जिससे मैक्स खाई में गिरकर मर जाता है दोस्तों। वहीं कुछ ही देर में येंग अपने केज में बैठा हुआ ऊपर की ओर आ जाता है, मगर केज से बाहर नहीं निकल रहा होता है, क्योंकि उसको पता था कि मुझे बचाने के लिए मैक्स ने अपनी कुर्बानी दे दी और अब रियल वर्ल्ड में वो कोमा में जा चुका होगा, इसलिए वो वहीं पे बैठा रो रहा होता है। तब सैम जाकर येंग को गले से लगाता है और उसको सहारा देता है कि भाई ये होना ही था, और फिर उसके गले को लगकर येंग भी फूट फूट कर रोता है। तभी वो विशालकाय कठपुतली ताली बजाकर कहता है कांग्रेचुलेशन सभी को, 19th फ्लोर वर्ल्ड का पार्ट 1 पास कर लिया है आपने। इसके बाद ये सभी रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर मैक्स को हॉस्पिटल में ले गए होते हैं, जहाँ येंग को तो यकीन ही नहीं होता कि मैक्स अब नहीं रहा। उसको तो मतलब एक तरफ से इल्यूजन हो रहा होता है कि मैक्स अभी भी बातें कर रहा है मुझसे, जैसे कि मैक्स कह रहा हो कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, भला मैं तुम्हारी सेटिंग उस 7th प्लेयर से कराए बिना कैसे मर सकता हूँ। अरे मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। जबकि दोस्तों रियलिटी में तो कोमा में जा चुका था ना वो। इसके बाद कैटी इस गेम की कड़वी सच्चाई मिनी को बताती है। मिनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गेम में एलिमिनेट होने से मैक्स कोमा में चला गया, और अब अगर कोमा में गए लोगों को बचाना है तो इनको ये गेम लास्ट तक जीतना होगा। तो अब कैटी उसको समझा देती है कि तुम्हें हो सके तो अब टाइनजी वालों की ओर से एक इन्विटेशन मैसेज आएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो तुम प्लीज वो साइन मत करना। उधर येंग अपने घर पे उदास बैठा होता है, और आज पता है दोस्तों उसके डैड जुआ खेलने भी नहीं गए थे। उसके डैड बताते हैं कि मैंने कल ही मैक्स के सारे पैसे उसको लौटा दिए थे, और अब मैं अपने जुए की लत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। मैक्स का नाम सुनकर दोस्तों येंग रोने लग जाता है और कहने लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता हूँ। तो उसके डैड उसके पास में बैठते हैं और बताते हैं कि तुम्हें अंकल जेंग तो याद ही होंगे ना, जिनका कार एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन बेटा मेरी ड्यूटी थी पर मैं नहीं जा पाया था किसी रीजन से, और फिर मेरी जगह पे जेंग ने मेरी शिफ्ट करी थी, पर थकान की वजह से वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया। और उसकी इस कंडीशन की वजह मैं खुद को कई सालों तक जिम्मेदार मानता रहा, पर पता है बेटा इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो जेंग अपने पैरों पे दोबारा खड़ा रहा और ना ही मैं सुकून से रह पाया। तब मैंने फैसला किया कि जेंग की फैमिली का खर्च मैं उठाऊंगा। इससे मैं उनकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पर कम से कम उनकी थोड़ी मदद हो पाएगी। इसलिए बेटा खुद गिल्टी फील करने का कोई फायदा नहीं है, हमें हमेशा वो काम करने चाहिए जो हमारे बस में है। जिससे येंग को भी दोस्तों अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि मैक्स के बाद अब मुझे ही जॉय और उसकी ग्रैंडमा की देखभाल करनी है। फिर येंग जाता है एक बार फिर से हॉस्पिटल मैक्स को देखने के लिए, पर मैक्स वहाँ नहीं होता। साथ ही जेनी भी अपने बेड पे नहीं होती, जिससे कैटी भी परेशान। येंग और कैटी दोनों ही काउंटर पे नर्स से जाकर पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि उन्हें तो आईसीयू में डाल दिया गया है। ये दोनों उनसे मिलने के लिए फिर आईसीयू में जाना चाहते हैं, मगर नर्स कहती है वहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही मिलने जाने दिया जाता है। तो येंग कहता भी है कि अरे हम उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मगर नर्स कहती है अच्छे दोस्त हो पर फैमिली मेंबर तो नहीं ना। पर दोस्तों इनको आईसीयू में तो जाना ही था, जिसके लिए एक डॉक्टर और नर्स का यूनिफॉर्म पहनकर चुपके से वहां जाते हैं, जहां पे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आए होते हैं। तो ये चुपके से उनकी और आईसीयू की वीडियो बना रहे होते हैं, मगर क्या है कि डायरेक्टर इनको पकड़ लेता है। तब कैटी कहती है कि मैंने वीडियो बना लिया आपका, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को अब एक्सपोज कर दूंगी कि तुम लोग टाइनजी से मिले हुए हो, उनकी काली करतूतों को तुम लोग कवर करते हो। तो डायरेक्टर दोस्तों आराम से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इन्हें बताता है कि देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं बस इन 4 पेशेंट्स का ख्याल रख रहा हूँ। दोस्तों सैम ने स्पा में डॉक्टर जियान के साथ हाथ में वो तिल वाले आदमी को जो देखा था ना, वो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर ही है। इसलिए कैटी उनसे डॉक्टर जियान के बारे में पूछती कि वो कहाँ है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, पर देखो मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, बस मेरे हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। देखो तुमने अभी अभी जो वीडियो बनाया ना, उसे तुम अपने पास रखो, और साथ ही किसी तरह से टाइनजी जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर लेकर आ जाओ। इन दोनों को मिलाकर तुम लोग ये साबित कर सकते हो कि टाइनजी में एलिमिनेट हुए प्लेयर्स ही कोमा में जा रहे हैं। कैटी को ये आइडिया अच्छा लगता है, तो चुपके से येंग सारी बातें कॉल करके सैम को बता देता है। सैम अभी टाइनजी में होता है दोस्तों,
दरअसल उसने कुछ तो जुगाड़ लगाकर टाइंजी के स्टाफ के कपड़े और एक्सेस कार्ड अरेंज कर लिया था कहीं से, और इधर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को टाइंजी गेमिंग कंपनी अगवा कर लेती है और सीधे अपने बॉस के पास पेश करती है, जिससे कैटी का सारा प्लान उनको पता चल जाता है। पर वो उसे अपनी कंपनी में आने से रोकते नहीं, बल्कि उसके साथ खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बॉस सीसीटीवी में इनकी सारी नौटंकी को देखता है कि कैसे मिनी के साथ असिस्टेंट और कैमरामैन बनकर कैटी और येंग यहाँ पर आए हुए हैं, जो मिनी की व्लॉगिंग करने में मदद कर रहे हैं। और मिनी बताऊं क्या कह रही है व्लॉग में, कि जो लोग इनके हेडसेट मेरे प्रोमो कोड को यूज करके खरीदेंगे उन्हें 20% ऑफ मिलेगा। इसीलिए मिनी यहाँ के मैनेजर से कहकर पूरे ऑफिस का टूर देने को कहती है। कुछ देर के बाद दोस्तों मिनी ताका झाकी शुरू कर देती है अपनी, और फिर नाटक करके थोड़ी देर रेस्ट करने को कहती है। तो मैनेजर उसे वेटिंग एरिया में बिठा देता है। वहाँ पे खाने पीने की चीजें भी बहुत होती है और 2 गार्ड्स भी होते हैं। पर कुछ देर के बाद उन्हें भी मैनेजर बुला लेता है, जिससे इनको सही मौका मिल जाता है और ये तीनों चुपके से उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे हुए हैं। तो पेपर्स एक्चुअली एक लॉकर में रखे होते हैं, जिसका पासवर्ड डॉक्टर जियान ने डायरेक्टर को बताया था और डायरेक्टर ने कैटी को बता दिया था। और अब कंट्रोल रूम में टाइंजी का सीईओ भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कैटी, मिनी और येंग को तो एक्सपेक्ट किया था, मगर सैम को नहीं। उसे नहीं पता था कि सैम भी आ जाएगा। ऊपर से सैम ने कैप वगैरह लगा के रखा हुआ था, तो वो सीसीटीवी में पहचान में भी नहीं आया। खैर दोस्तों, आगे सैम कैटी और मिनी वगैरह से मिल जाता है। तो सैम को यहाँ देखकर कैटी पहले शॉक्ड हो जाती है। वो सवाल जवाब करने की सोचती है, मगर सैम उसे पहले यहाँ से निकलने के लिए कहता है कि पहले यहाँ से निकलते हैं। फिर बाहर निकलकर वो बता देता है कि मैं चिप को निकालने के बारे में सोच रहा था। मुझे लग ही रहा था कि उस चिप को निकालने के लिए खास इक्विपमेंट की जरूरत होगी, पर यहाँ का इक्विपमेंट बॉक्स लॉक्ड था, मैं उसे खोल नहीं पाया। तो सोचा कि तुम लोगों की सेफ्टी के लिए बाहर निकल लूं। इससे कैटी को पता चल जाता है कि येंग ने हमारे प्लान के बारे में सैम को पहले ही बता दिया था, जबकि येंग को मना भी किया था मैंने। कैटी नाराज होकर वहां से चली जाती है इससे। उधर मैनेजर सीईओ को बताता है कि मैंने चेक कर लिया है, एक्सेस कंट्रोल को अनलॉक करके सैम इक्विपमेंट रूम में एंटर किया था। जब उसने इक्विपमेंट बॉक्स खोलने की कोशिश की तो अलार्म ट्रिगर्ड हो गया, जिसके बाद वो भाग गया वहां से। वो अपने साथ कोई इक्विपमेंट नहीं लेकर गया, पर हमारे सिस्टम में थोड़ी खराबी आ गई है। सेफ्टी रीजंस की वजह से हमें पूरे गेम सिस्टम के लिए कंप्लीट अपग्रेड की जरूरत है, जिसपे सीईओ कहता है कि इसका मतलब है कि आज 19th फ्लोर गेम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। मैनेजर कहता है कि यस बॉस, आज नहीं हो पाएगा। अगली सुबह की बात है दोस्तों, सारे प्लेयर्स काफी हैरान होते हैं कि कल रात हम आराम से कैसे सो गए, हम गेम में कैसे नहीं जा पाए। सभी एक दूसरे से कॉल और मैसेज करके पूछने लग जाते हैं कि क्या हो गया कल रात, गेम में क्यों नहीं जा पाए। तो जवाब तो किसी के पास होता ही नहीं ना। इसके बाद सैम को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है दोस्तों। वो बता रही होती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ ली है। तो सैम कहता है कि मॉम, मैं जो भी करूंगा यहाँ जैंगिंग में ही करूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा उस जगह से हमारी बहुत ही बुरी यादें जुड़ी हुई है, वहां से नहीं। सैम कहता है माँ, वो सारी बातें पुरानी हो चुकी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मन से यहाँ रहना चाहता हूँ बस। फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि अभी तक जो हमें लग रहा था ना कि सैम चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, तो वो गलत था। वो तो किसी इंसान से चैट कर रहा था। वो इंसान पता नहीं कौन था, मगर उसको सैम सारी बातें बताता था। वही सीक्रेट आदमी सैम को फ्यूचर टेक्नोलॉजी नाम के कंपनी के बारे में बताता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ही एक और पार्ट है माइक्रो टेक्नोलॉजी, जो कि इक्विपमेंट्स असेंबल करने का काम करती है, और ये कंपनी टाइंजी गेमिंग से कनेक्टेड भी है। तो ये जानने के बाद सैम जाता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऑफिस में। वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि मैं यहाँ पे यूथ टैलेंट प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। तो वो स्टाफ सैम को अपने बॉस चैंग से मिलवाती है। दोस्तों, ये चैंग कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट जो नीना है ना, उसके ही डैड हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैंने तो तुम्हें कब का इनविटेशन भेज के रखा था और तुम आज आए हो। बताओ, स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर तुम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें मेरी इस माइक्रो टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए। सैम कहता है कि सर, मैं चाहता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ही मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सब्स्टिट्यूट टीचर की, वो भी तो खत्म हो जाएगी तब तक। उसके बाद मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। वैसे मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ने इस साल कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, इसलिए मैं आपकी रिसर्च सेंटर को एक बार विजिट करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ। तो चैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, पर आज शायद वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, फिर कभी आओ, साथ में चलेंगे। इसके बाद चैंग सैम से बातें करते हुए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी देखता है कैटी की ग्रैंडमा आकर यहाँ हल्ला हंगामा कर रही है। तो चैंग उनको बताता है कि अरे जॉन कब का रिजाइन करके जा चुका है यहाँ से, आप आंटी कितनी बार समझा दिया, आपको मानती क्यों नहीं आप। तो जॉन दोस्तों एक्चुअली कैटी के डैड का नाम था, जो कि हमेशा टाइमली कैटी की परवरिश के लिए पैसा भेजा करता था। मगर हुआ ये कि कुछ महीने से वो पैसे वैसे नहीं भेज रहा था, इसलिए कैटी की ग्रैंडमा यहाँ आकर हंगामा कर रही है। तो तब सैम ग्रैंडमा को शांत करवाता है और ऑफिस से बाहर लेकर जाता है। तब तक मैं कैटी अपने ग्रैंडमा को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई थी। तो ग्रैंडमा इन दोनों को ही अपने घर लेके जाती लंच करने के लिए। लंच के बाद जब ऐसे सैम उनके घर के बाहर खड़ा होता है तो वो अपने पास्ट की यादों में खो जाता है। जब वो 10 से 12 साल का था,
उस समय की। तब उसने अपने डैड की शराब फेंक दी थी, इसलिए उसके डैड ने उसको खूब मारा पीटा था, जिसकी वजह से छोटे सैम ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। ये भी हुआ था वैसे, मगर वो तो सही टाइम में उसकी पड़ोसी छोटी कैटी, हाँ कैटी उसकी पड़ोसी थी लेकिन उस समय छोटी थी, उसने उसकी जान बचा ली और तब उसको एक स्माइली स्टैम्प दिया था, ये याद दिलाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए स्माइल करना नहीं भूलना चाहिए। यानी दोस्तों सैम तो कैटी को बचपन से जानता है, उसे कैटी याद भी है, मगर वो छोटी सी मुलाकात कैटी भूल गई है और अब वो खुद स्माइल करना भी भूल गई बेचारी। तो अब ये सारे प्लेयर्स एक जगह जमा होते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारे पास एग्रीमेंट पेपर भी है और कोमा में गए हुए पेपर्स की वीडियो भी। ऑनलाइन तो टाइनजी टेक्नोलॉजी के सीईओ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, पर हम उनके ऑफिस जाकर उनको धमका सकते हैं कि हमारी बात अपने सीईओ से करवाओ वरना पुलिस में जाएंगे सब। तो जिस तरह ये लोग सोचते हैं ऐसा ही करते हैं, पर वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है हमें बता दीजिए, हम अपने बॉस तक पहुँचा देंगे, मगर ये लोग फिर पुलिस की धमकी देते हैं। तब दोस्तों जिस स्टाफ ने कैटी और सैम से एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवाया था ना, वो कहता है कहिए बात क्या करनी है, मैं ही हूँ वो जिसकी आपको तलाश है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये मामूली सा स्टाफ जो यहाँ का मैनेजर तक भी नहीं है, ये हीरो क्यों बन रहा है और इसने तो बिल्कुल मामूली स्टाफ की तरह ड्रेस किया हुआ है, तो ये इस कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है। इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 5 खत्म हो जाता है। दोस्तों क्या खेल है, सीन क्या है, अगले पार्ट में मिलेगा देखने को। मजा आ रहा है ना, बस आप लाइक शेयर करते रहिए, ध्यान रखेगा अपना, जरूरी है जो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।